हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 52 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 53 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की रचनाओं के साथ समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो गया था। 10 नंबर का अर्थात 150 शब्दों में आपको लिखना है। 2018 में पूछा गया। उत्तर आपने लिखा है, समाजवाद व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी विचारकों को आरंभिक समाजवादी विचारक कहा जाता है। इसके अंतर्गत सेंट साइमन, फोरियर, चॉल, कैबे, ओवेन और पुरोधा आदि हैं। आरंभिक समाजवादियों से मार्क्स प्रभावित तो था, पर उन्हें कल्पना लोकी भी कहता था, क्योंकि उन्हें समस्या की जड़ कहाँ है और इसका समाधान कैसा होगा, इस संबंध में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। जबकि मार्क्स अपने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद एवं द्वंद्व के भौतिकवादी विश्लेषण के, जिसके अनुसार मनुष्य सभ्यता के आरंभ में आदिम था, फिर दास आधारित उत्पादन प्रणाली का आगमन हुआ और इसके बाद सामंतवाद, फिर पूंजीवाद के विकास क्रम बताया और फिर समाजवाद की स्थापना। इससे ही ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत कहते हैं और इसी कारण अपने सिद्धांत पर उसने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। देखिए, आपने कोशिश तो की है प्रश्न के उत्तर को गढ़ने की, हालांकि आपके ये लास्ट पैरा काफ़ी अच्छे हैं। आपको मूलतः इसी भौतिक द्वंद्ववाद को ही डिस्क्राइब करना है अर्थात इस भौतिक द्वंद्ववाद को डिस्क्राइब करते हुए ही बताना है कि किस प्रकार मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए एक क्रांति की आवश्यकता होगी और उस क्रांति को जब हम करेंगे तो राज्य पूंजीपतियों का समर्थक बनकर आएगा। अतः उस राज्य को दबाने के लिए हमें क्रांति चाहिए और जब राज्य को हम दबा देंगे तो हम क्या करेंगे, क्रांतिकारी जो लोग होंगे वो सामुदायिक व्यवस्था के माध्यम से सभी की पूंजियों को छीनकर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा, जो वर्ग विभाजन है या जो वर्गीय संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा और सभी लोग इक्वल हो जाएंगे। और जब सब लोग इक्वल हो जाएंगे तो हमें फिर किसी स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब हमें किसी स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इससे हम अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाएंगे, जिसको वो वैज्ञानिक समाजवाद का नाम देता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो भी जब सामुदायिक हिस्से के बंटवारे की बात करता है तो उसको भी तानाशाही एक स्टेट की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो इसलिए इसका जो वैज्ञानिक द्वंद्ववाद है, जो वैज्ञानिक समाजवाद है, उसमें ये क्रिटिसिज्म हो जाता है कि राज्य के लिए क्रांति के लिए या सामुदायिक बंटवारे के लिए मार्क्स राज्य को अनिवार्य साधन मानता है। क्लियर? और जब वो कहता है कि राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा तो वो ये नहीं बताता कि कैसे समाप्त होगा। उसने भी ये कह दिया कि हाँ, जब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो राज्य नामक संस्था की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्थात हमें राज्य विहीन समाज की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरीके से वो थोड़ा आप और एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही आप क्या करें कि जब भी इतने छोटे प्रश्न होते हैं ना, तो आप इसमें भूमिका मत बनाएं। जैसे समाजवाद क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के साथ में पूर्व के समाजवादियों की तुलना करते हुए ही बता दें, तो प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्लियर? तो आप में से सब लोगों ने देख लिया कि वास्तव में इसमें ऐड क्या करना है, लेकिन आपको पता है कि हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो हमने इन्हीं के उत्तर को अच्छा बनाया, वास्तव में इसको और बेस्ट कैसे लिखना है ये अब हम आपको बताएंगे। तो पहले इनकोड करते हैं। इनकोड में हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की रचनाओं के साथ समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात कार्ल मार्क्स ने जो कुछ लिखा वो पहले के समाजवादियों के द्वारा लिखे गए समाजवाद से काफ़ी भिन्न था और उसे इसने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अब आपको ये पता हो कि समाजवाद के संदर्भ में पहले के विचारकों का क्या मानना था, तो था क्या कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और व्यापारिक क्रांति जब आई
तो उस समय पूंजीपति वर्ग की उत्पन्नत हुई। और जब पूंजीपति वर्ग जब उत्पन्न हुआ या पूंजीवाद जब आया, तो एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट किया था उसी समय पूंजीवाद के समर्थकों के संदर्भ में कि पूंजीवाद क्या करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगा, रोजगार को प्रमोट करेगा, साथ ही लोगों को या उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर काफ़ी बेहतर वस्तु मिलेगी। लेकिन जब उसने इस चीज़ को बताया समर्थन में, तो इस परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गईं। अर्थात ना तो लोगों को कम मूल्य पे अच्छे उत्पाद मिले, ना ही लोगों को रोजगार के बेहतरीन सृजन मिले, और ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतरीन ढंग से हुआ। तो लोगों के मध्य ये विश्लेषण बना कि आखिरकार व्यवस्था में दोष कहाँ है। और जब दोष को ढूंढने का प्रयास हुआ, तो कई सारे विचारक उभर कर आए जिन्हें समाजवादी विचारक कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद के काउंटर में अपने नए विचार दिए। उन्होंने बताया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें कहाँ कहाँ पर दोष हैं। क्लियर? और उन दोषों को गिनाते हुए उन सब ने अपने अपने सुझाव दिए। चाहे आप उसमें देखोगे प्रोधा को, चाहे आप देखोगे सेंट साइमन को, चाहे आप देखोगे फोरियर को, इन सब ने अलग अलग विचार दिए कि किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर हम समाजवाद ला सकते हैं। सेंट साइमन कहता है कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट जो है कि केवल एक व्यक्ति आर्थिक संसाधनों पर अपना साध्य समझता है, तो उसको इस चीज़ से समाप्त किया जाए और ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाया जाए। क्लियर? लुई फोरियर को आप देखोगे, वो कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चला जाए, मतलब इकोनॉमी की जो प्रॉस्पेरिटी है या जो इकोनॉमी के जो वेजेस हैं वो सबको इक्वली बांटे, अर्थात इकोनॉमी पे किसी की मोनोपोली ना हो। क्लियर? रॉबर्ट ओवेन को जब देखोगे तो वो कहता है कि कोऑपरेटिव टाइप की व्यवस्था आनी चाहिए, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अर्थात सबको इक्वली लाभ डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर आप प्रबोधा को जब देखते हो तो वो कहता है भाई साहब राज्य ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य ही इन सबको संरक्षण देता है, अर्थात राज्य को अगर हम समाप्त कर देंगे तो ये पूंजीवाद की व्यवस्था ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब जब इन सब लोगों ने बातें बताई तो इनका बेसिकली कोई एक मॉडल नहीं था, या कह सकते हो इनकी कोई एक योजना नहीं थी। इन्होंने विचार तो दे दिए, जैसे कि आपके आंसर को कई बार कई सारे टीचर्स, कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स आंसर चेक करेंगे और बता देंगे कि आपका उत्तर सही नहीं है, गलत है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि वास्तव में इसको किस प्रकार क्रम में लगाकर हम सही उत्तर की ओर पहुंच सकते हैं। वही चीज़ थी समाजवाद के लोगों के मध्य। पहले के जो समाजवादी थे उन्होंने ये तो बताया कि इकोनॉमिक पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, लेकिन ये नहीं बताया कि वास्तव में समाजवाद हम लाएंगे कैसे। और उन्हीं समस्याओं को दूर करते हुए मार्क्स ने कहा कि हमारे पास जो नया आइडिया है वो आप जैसे कल्पना लोकियों से भिन्न है। हमारे वाले में विज्ञान परक तर्क और तथ्य हैं, और हमारे पास एक मॉडल है जिस बेस पर हम पूंजीवाद को समाप्त कर सकते हैं और समाजवाद को ले आएंगे। और उसे ही उसने कॉन्सेप्ट का नाम दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। अब जब आप समाजवाद देखते हो तो आपको पता हो समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस है। समाजवाद क्या कहता है कि आर्थिक संसाधनों का निजी स्वामित्व समाप्त हो जाए, अर्थात उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। और समाजवाद क्या कहता है कि उन संसाधनों का समुदाय के स्वामित्व में चला जाना। समझ रहे? जो समाजवाद है बस वो यही तक कह देता है कि हाँ ठीक है, आर्थिक संसाधनों का निजी स्वामित्व समाप्त हो। वो ये नहीं कहता कि वो सबके पास चला जाए। सबके पास जाने की बात कौन करता है? मार्क्स। किस कॉन्सेप्ट से? वैज्ञानिक समाजवाद। और इसी वैज्ञानिक समाजवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। इसे ही वो साम्यवाद की बात कहता है। अब समझ गए साम्यवाद और समाजवाद में क्या डिफरेंस है। फिर आप देखोगे कि जब वो अपना वैज्ञानिक समाजवाद देता है तो वो कहता है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का हमारा कॉन्सेप्ट है, वास्तव में इसी बेस पर हम पूंजीवाद को समाप्त कर पाएंगे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि समाज में जो आर्थिक संसाधनों की जो निजी व्यवस्था है ना, उससे क्या हुआ है कि वर्गीय व्यवस्था उत्पन्न हुई है, अर्थात एक वर्ग प्रणाली ने जन्म लिया है। और इस वर्ग प्रणाली में साधन जो है वो स्वामियों के अधिकार में है, और उत्पादन में जो लगे मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं उनके मध्य संघर्ष होता रहता है। और इसे ही उसने कहा है कि ये वर्ग संघर्ष की अवस्था है, अर्थात इस वर्ग संघर्ष की स्थिति में
जो पूंजीपति लोग हैं या जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो राज्य के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, कला के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से इस संघर्ष को प्रदर्शित नहीं करती या इस संघर्ष के तहत उनकी व्यथा को नहीं बताती और उनको राज्य रूपी संस्था के माध्यम से कंट्रोल करती रहती है। जब भी वो इस चीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं तो राज्य पूंजीपतियों का संरक्षक या हिमायती बनकर उन्हें बचा लेता है। क्लियर। और धर्म रूपी जो अफीम है उससे लोगों को मोहित कर दिया जाता है कि आप ना पैसे की लालच में मत पड़ो, आप मोह माया में मत पड़ो, आप तो निर्भीक जीवन जियो। ये सारे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये सब के सब पूंजीपतियों की चाकरी हैं। क्लियर। अब जब उसने ये सारी बातें कही तो इसके पीछे उसने कई सारे तर्क भी दिए। उसने कहा कि ये व्यवस्था हम इसलिए कह रहे क्योंकि जब मानव उत्पन्न हुआ था या जब मानव इस सभ्यता में आया था तो उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें सब इक्वली था। उसमें ये नहीं था कि साधन का जो स्वामित्व था कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था। उस समय आदिम व्यवस्था थी और उस आदिम व्यवस्था में सब कुछ इक्वल था। क्लियर। जब सब कुछ इक्वल था तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि निजी स्वामित्व की व्यवस्था को प्रमोट किया और निजी स्वामित्व ने ही वर्गीय व्यवस्था को जन्म दिया। और वर्गीय व्यवस्था से क्या हुआ कि इन लोगों ने दासों को अपने साथ रखने की शुरुआत की, दासों को बंधक बनाया। दासों को बंधक इसलिए बनाया क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी और जब जनसंख्या कम थी इनको दासों की ज़रूरत थी तो इन्होंने बंधक बनाना शुरू कर दिया और उन बंधक दासों को कम से कम पूंजी देते थे या कम से कम उनको वेतन देते थे और उत्पादन का जितना भी अधिशेष होता था वो अपने पास रख लेते थे। इससे क्या हुआ कि दास आधारित उत्पादन प्रणाली का जन्म हुआ। और जब दास आधारित उत्पादन प्रणाली का जन्म हुआ, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी तो इससे ये दास प्रणाली जो थी ये टूट गई और इसके टूटने के बाद मैनर प्रणाली आई। मैनर प्रणाली में क्या हुआ कि कुछ लोगों को कुछ एक भूमि दे दी जाती थी, उस आधार पे वो वहाँ से अपना जितना इकोनॉमी होता था उसे अर्ज कर लेते थे और बाकी भूमि पर उन्हें मेहनताना करना पड़ता था। इन सबको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे तब। अभी हम यहाँ पे बेसिक बताएंगे, नहीं तो वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और वैसे भी ये आइडियोलॉजी के टॉपिक हैं, इनमें आपको काफ़ी समय पढ़ने के बाद ही समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बस ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ ताकि हाँ आपका एक ओवरव्यू बन जाए। क्लियर। तो मैनर प्रणाली आई। मैनर प्रणाली को ही काउंटर करते हुए जब मैनर प्रणाली टूट गई क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही थी, दास और मजदूर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो उसके टूटने के बाद ही पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई और इस पूंजीवाद ने ही शोषण को जन्म दिया जिससे वर्ग संघर्ष आया और वर्गीय विभाजन की प्रणाली शुरू हुई। उसने ये भी कहा कि जब समाज में कोई चेंजेस आते हैं तो इसके लिए दो कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो या तो इकोनॉमी बदल रही हो, साथ ही अगर उस समाज में कोई वर्ग संघर्ष की अवस्था हो। इकोनॉमी तो बदल नहीं रही थी, वर्ग संघर्ष की व्यवस्था विद्यमान थी, इसलिए समाज में परिवर्तन आवश्यक था। और इसीलिए उसने कहा है कि औद्योगिक क्रांति से उपजा जो वर्ग संघर्ष है जिसे राज्य द्वारा संरक्षित किया जा रहा है पूंजीपतियों को, तो अतः राज्य को हमें अंत करना आवश्यक है और राज्य को अंत करने के लिए हमें एक क्रांति की जरूरत है। इसलिए दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो। क्लियर। मजदूरों की बात क्यों की? क्योंकि उनका ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई उनकी जाति है और ना ही उनको किसी चीज़ से लगाव है। क्लियर। और वो शोषण को देख रहे हैं तो इसीलिए मजदूरों को उसने चुना। अब जब मजदूरों को चुना तो उसने कहा कि जब आप क्रांति करेंगे, क्रांति करने के बाद आपका राज्य पे अधिकार हो जाएगा और आप जब उस तानाशाही राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे तो आप इन सभी पूंजीपतियों की पूंजी को छीनकर समुदाय में इक्वली बांट देंगे और जब आप इक्वली बांट देंगे तो इससे जो वर्गीय संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा और वर्गीय संघर्ष के समाप्त के बाद हमें फिर इस राज्य की कोई ज़रूरत नहीं, अर्थात इस राज्य को हम समाप्त कर देंगे, ये अपने आप ये स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्क्स ने भी एक तानाशाही राज्य की प्रासंगिकता को माना, समझ रहे, जबकि वो क्या कहता है राज्य पूंजीपतियों की चाकरी है, लेकिन
समुदाय में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने राज्य को प्रमोट किया। तो यहीं से इसका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि मार्क्स ने आखिरकार राज्य को माना, तो जो कि वो कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म आ जाता है। क्लियर? तो आप ऐसे लिख के अपना उत्तर छोड़ दोगे और बता दोगे कि वैसे भी मार्क्स के जो आइडिया थे वो जर्मनी के हीगल और पूर्व के जो समाजवादी थे उन्हीं से प्रेरित थे, हमें उसी पृष्ठभूमि में देखकर इस चीज़ को समझना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस पूरे प्रश्न का न केवल उत्तर समझा बल्कि ये समझा कि समाजवाद के विचार कौन कौन से थे, विचारक कौन से थे, और कार्ल मार्क्स ने उनसे भिन्न होकर कैसे वैज्ञानिक समाजवाद की डेफिनेशन दी, और इस तरीके से हम अपने उत्तर को गढ़ लेंगे। और वैसे भी हमें 150 शब्दों में लिखना है, तो आप इन्हीं को संक्षेप करके लिख लीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है आपके उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।